Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन सर्वप्रथम देखेंगे। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू मैनोज। तो ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड है एपीमराइजेशन और सेकंड मेथड है लोब्री डी वाइन एंकेस्टाइन पुनर्विन्यास। तो सबसे पहले हम देखेंगे एपीमराइजेशन। एपीमर किसे कहते हैं? तो एपीमर जिन दो समावयवों के C2 परमाणु का विन्यास विपरीत हो उन्हें क्या कहते हैं? हम एपीमर कहते हैं। किन्हीं दो एपीमरों के अंतः परिवर्तन की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं एपीमरीकरण या एपीमराइजेशन। जैसे डी ग्लूकोज व डी मैनोज के द्वितीय कार्बन परमाणु के विन्यास विपरीत होते हैं, अतः ये दोनों परस्पर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एपीमर। ग्लूकोज से मैनोज अथवा मैनोज से ग्लूकोज में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहेंगे? एपीमराइजेशन। ग्लूकोज को मैनोज में अथवा मैनोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला संपन्न करते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं? इन्हें ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करके मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित किया जाता है। इन अम्लों को जब पिरीडीन के साथ गर्म किया जाता है तो ये एक दूसरे में अंतः परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें गर्म करने के बाद हम अपचयित करके इच्छित यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्वप्रथम देखेंगे डी ग्लूकोज से डी मैनोज किस प्रकार से कन्वर्ट होता है। तो ये है डी ग्लूकोज। इसका ये C2 कार्बन है जिसमें कि OH हमें राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है। तो इसको जब हम ब्रोमीन वाटर के अंदर ऑक्सीकृत करवाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोनिक अम्ल। अब हम इसकी पिरीडीन डालते हैं तो ये वाला H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं इनोल मध्यवर्ती। फिर वापस से पिरीडीन से करते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और H यहाँ आ जाएगा। इसको बोलते हैं मैनोनिक अम्ल। फिर जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये गामा लैक्टोन में। गामा लैक्टोन का यदि हम रिडक्शन करवाते हैं तो वापस से क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? डी मैनोज में। तो हम देखें डी ग्लूकोज में सेकंड नंबर के कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है, जबकि डी मैनोज में OH लेफ्ट साइड है। इस कारण से ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एपीमर। नेक्स्ट मेथड है लोब्री डी ब्राइन वॉन एंकेस्टाइन पुनर्विन्यास। जब शर्कराओं को सांद्र क्षारों के साथ गर्म किया जाता है तो वे फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एवं अन्य निम्न कोटि की शर्कराओं में विघटित होकर पीले या भूरे रंग का विलयन बना लेते हैं। किंतु यदि इन्हें तनु क्षारों के साथ अथवा एमीन के साथ गर्म किया जाए तो ये समावेवित होकर एल्डोज, कीटोज व अन्य एपीमर का एक साम्य मिश्रण बनाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम ग्लूकोज अथवा फ्रक्टोज अथवा मैनोज किसी एक को लेकर तनु क्षार के साथ गर्म करें तो हमें तीनों का साम्य मिश्रण प्राप्त होगा। जैसे डी ग्लूकोज है, क्षार के प्रेजेंस में गर्म करें तो डी मैनोज में, डी मैनोज फिर डी फ्रक्टोज में। इस प्रकार से तीनों का एक साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोब्री डी ब्राइन वॉन एंकेस्टाइन पुनर्विन्यास और इसकी क्रियाविधि इन डायोल के माध्यम से संपन्न होती है। किस प्रकार से होती है? ये ग्लूकोज है जिसमें कि एक एल्डिहाइड समूह है। क्षार के प्रेजेंस में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ OH। अब यदि हम देखें कि मैनोज किस प्रकार से बनेगा तो मैनोज को हम यहाँ पर सेकंड नंबर से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो ये OH है ये वाला यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो इससे क्या होगा? यहाँ तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ C डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर और ये हो गया और यहाँ पर OH H। तो इस प्रकार से मैनोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि
ये वाला बॉन्ड यहाँ हो तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रक्टोज में। तो इस प्रकार से क्षार के प्रेजेंस में ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज का एक साम्य मिश्रण हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम मोनोसैकेराइडों की विवृत श्रृंखला संरचना के दोष, ड्रॉबैक्स ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला के आधार पर इसके निम्न गुणों की व्याख्या संभव नहीं है कि ग्लूकोज सिर्फ अभिकर्मक को गुलाबी नहीं करता है, यह सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक भी नहीं बनाता। ग्लूकोज के 2 प्रकार के रूपों में पाया जाता है। यदि हम इसका क्रिस्टलाइजेशन करें, जल व अल्कोहल मिश्रण के साथ करवाया जाता है, तो जो ग्लूकोज प्राप्त होता है उसका गलनांक कितना होता है, 146 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि पिरिडीन से क्रिस्टलन करवाएं तो ग्लूकोज का गलनांक आता है 148 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों के प्रकाशीय गुण भी अलग अलग होते हैं। प्रथम वाले का प्लस 112 डिग्री व द्वितीय वाले का प्लस 19 डिग्री। इन्हें हम क्रमशः अल्फा व बीटा ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज को HCl की उपस्थिति में मेथेनॉल के साथ गर्म करने पर 2 समावयवी मेथिल ग्लूकोसाइड के प्राप्त होते हैं। फिफ्थ है इसका परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, म्यूटा रोटेशन। तो ग्लूकोज का परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है जब किसी पदार्थ के ध्रुवण घूर्णन के मान में समय के साथ कोई परिवर्तन होता है, अर्थात किसी पदार्थ के ध्रुवण घूर्णन का मान यदि समय के साथ क्या घटे या बढ़ता है, तो पदार्थ के इस गुण को हम परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन कहते हैं। अन्य कई कार्बोहाइड्रेटों के समान ग्लूकोज में भी यह गुण पाया जाता है। यदि हम अल्फा ग्लूकोज के ताज़ा बने हुए विलयन का विशिष्ट घूर्णन ज्ञात करें तो वह प्लस 112 डिग्री आता है। यदि इस विलयन को रख दिया जाए तो इसके विशिष्ट घूर्णन के मान में धीरे धीरे कमी आती जाती है और अंत में प्लस 52 डिग्री पर यह मान स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम बीटा ग्लूकोज के ताज़ा विलयन जो है उसका विशिष्ट घूर्णन का मान ज्ञात करें तो वो प्लस 19 डिग्री आता है, किंतु समय के साथ ये मान बढ़ता बढ़ता अंत में प्लस 52 डिग्री पर आकर स्थिर हो जाता है। तो ये उपयुक्त में से कोई भी गुण हम ग्लूकोज की ओपन चेन या विवृत श्रृंखला वाली संरचना से नहीं समझा सकते। अतः टोलेन ने इसकी चक्रीय संरचना का सुझाव दिया। ग्लूकोज की भांति फ्रक्टोज, मैनोज आदि मोनोसैकेराइड भी सिर्फ अभिकर्मक को गुलाबी नहीं करते, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाते, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन पर प्रदर्शित करते हैं। तो इन सब के लिए चक्रीय संरचना का सुझाव दिया गया। वस्तुतः क्या होता है कि समस्त मोनोसैकेराइडों में कार्बोनिल यौगिकों के साथ कुछ हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। हम जानते हैं कि कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक एल्डिहाइड एवं कीटोन एल्कोहलों के साथ कौन सी क्रिया करते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करके हेमीएसिटेल या हेमीकीटेल का निर्माण करते हैं, जो कि एक एल्कोहल अणु से और क्रिया करके एसिटेल या कीटेल का निर्माण करते हैं। ये है एल्डिहाइड और एल्कोहल। तो ये आपस में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हेमी एसिटेल में। फिर एक और एल्कोहल से क्रिया करके यहाँ से H2O निकल जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटेल में। इसी प्रकार से कीटोन एल्कोहल से क्रिया करेंगे तो सर्वप्रथम किस में कन्वर्ट होंगे, OH और यहाँ OR, तो हेमीकीटेल। फिर एक एल्कोहल अणु से क्रिया करेंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटेल में। अतः मोनोसैकेराइड अणुओं में विद्यमान कार्बोनिल समूह एवं हाइड्रोक्सी समूह परस्पर अंतः अणु इंट्रामोलिक्यूलर क्रिया करके चक्रीय संरचना युक्त हेमीएसिटेल अथवा हेमीकीटेल बनाते हैं। चूँकि हेमीएसिटेल अथवा हेमीकीटेल के निर्माण में एक सममित कार्बन परमाणु का परिवर्तन किसमें होता है, असममित कार्बन परमाणु में। अतः 2 समावयवी संरचना का युग्म बनने की संभावना होती है, जिन्हें कि हम एनोमर कहते हैं। जैसे ग्लूकोज से निम्न प्रकार से अल्फा व बीटा 2 एनोमरिक रूपों में परिवर्तित होता है। ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज। तो अभी किस प्रकार से कन्वर्ट होगा,
यहाँ जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला क्या है अपना ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में जो 5th नंबर का कार्बन है और 1st नंबर का कार्बन है यहाँ और यहाँ पर, तो जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये किस में कर, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो यहाँ OH आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर बंद बना लेगा। तो यहाँ ये है बीटा ग्लूकोज, क्योंकि जो ये वाला कार्बन है इसमें OH इधर की तरफ है, जबकि अल्फा ग्लूकोज में OH राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से ये अल्फा और ग्लूकोज चक्रीय संरचनाओं में पाए जाते हैं। तो इन चक्रीय संरचनाओं के आधार पर हम ग्लूकोज के समस्त गुणों की व्याख्या को समझा सकते हैं। ग्लूकोज सिर्फ अभिकर्मक को गुलाबी नहीं करता, वह सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्पाद उत्पाद नहीं बनाता है, क्योंकि ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है उसमें कि CHO समूह नहीं है। जैसे कि हम यहाँ देखें, ये इसकी चक्रीय संरचना है तो यहाँ CHO समूह प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए क्या होता है, ग्लूकोज सिर्फ अभिकर्मक व सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्पाद नहीं बनाता। अब प्रश्न उठता है कि जब ग्लूकोज में CHO समूह नहीं है तो ये फैलिंग विलयन है, टॉलेन अभिकर्मक है, HCN है इत्यादि के साथ अभिक्रिया क्यों देता है। तो इसका कारण क्या है कि ग्लूकोज की यह वलय संरचना बहुत अधिक स्थायी नहीं होती है, अतः तीव्र अभिकर्मक जैसे कि फैलिंग विलयन है, HCN है आदि इसी की वलय को तोड़कर विवृत श्रृंखला का यौगिक बना देते हैं, जिसमें कि क्या उपस्थित होता है, मुक्त CHO समूह। लेकिन दुर्बल अभिकर्मक जैसे सिर्फ अभिकर्मक आदि इसकी वलय तोड़ने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, अतः कोई भी अभिक्रिया नहीं देते। अब है, जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड में कह चुके हैं कि हेमी एसिटाइल संरचना बनने में 2 प्रकार के समावयवों के बनने की संभावना है, इसलिए ग्लूकोज क्या होता है, 2 एनोमेरिक रूपों में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है, चूंकि ग्लूकोज में 2 एनामेरिक रूपों में पाया जाता है अतः इसके 2 प्रकार के क्या बनते हैं, मैथिल ग्लूकोसाइड बनते हैं। फोर्थ है, ग्लूकोज का जलीय विलयन परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है, क्योंकि जलीय विलयन में ग्लूकोज के अणु चाहे वो अल्फा एनोमर हों या बीटा, वे विवृत श्रृंखलीय संरचना के माध्यम से एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। चूँकि यह अभिक्रिया कैसी होती है, रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय होती है, अतः कुछ समय पश्चात एक साम्य या इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। इसी साम्य मिश्रण का विशिष्ट घूर्णन कितना होता है, +52 डिग्री। और यही कारण है कि चाहे हम अल्फा ग्लूकोज से प्रारंभ करें या बीटा ग्लूकोज से, विशिष्ट घूर्णन +52 डिग्री पर आकर स्थिर हो जाता है। अल्फा ग्लूकोज है, इसका विशिष्ट घूर्णन का मान कितना है, 112 डिग्री, लेकिन ये साम्य अवस्था में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, जिसके कि +52 डिग्री है। इसी प्रकार से बीटा ग्लूकोज है, जिसका कि विशिष्ट घूर्णन कितना होता है, +19 डिग्री, और साम्य अवस्था में ये धीरे धीरे बढ़कर कितना हो जाता है, +52 डिग्री। इस प्रकार से ये साम्य अवस्था के अंदर आके स्थिर हो जाता है। साम्य अवस्था में मिश्रण का विशिष्ट घूर्णन 52 डिग्री है, दर्शाता है कि मिश्रण में बीटा ग्लूकोज की मात्रा अल्फा ग्लूकोज के बिल्कुल बराबर नहीं है, बल्कि कुछ अधिक है। इसका कारण क्या है कि अल्फा ग्लूकोज में C1 व C2 के OH समूह अणु के एक ही तरफ है, जिससे कि उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, स्टेरिक प्रभाव, और उस कारण से अणु क्या हो जाएगा, थोड़ा कम स्थायी हो जाएगा। जबकि बीटा ग्लूकोज में दोनों OH समूह विपरीत होने के कारण इसका स्थायित्व बढ़ जाता है, जिससे कि साम्य मिश्रण में बीटा ग्लूकोज की मात्रा अल्फा ग्लूकोज से लगभग 63, कुछ ज़्यादा, लगभग कितनी हो जाती है, 63.7% हो जाती है। जैसे हम इसमें देखें, ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज, तो इसमें क्या हो रहा है, जो दोनों समूह किधर आ रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, और यहाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि बीटा ग्लूकोज की जो मात्रा है अल्फा ग्लूकोज से अधिक होती है, और कितने पे आके लगभग स्थिर होती है, 63.7%।
तो हम ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला एवं चक्रीय संरचना के आधार पर इसके विभिन्न गुणों की हम आसानी से व्याख्या कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये विवृत श्रृंखला में पाया जाता है और किस प्रकार से ये वलय संरचना में पाया जाता है, और इसके अंदर जो इसके गुण हैं वो इनके आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।